नमस्कार, मैं हूं वारिस अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे साइबर जाल का ट्रिपल अटैक। जी हां, साइबर ठगों का महाजाल है और लोग जो हैं वो कंगाल हो रहे हैं। इसका अंदाजा आप इस खबरों से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधों का एक विशाल नेटवर्क सामने आया है। नोएडा से दो अलग अलग हाई प्रोफाइल साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 13 करोड़ 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है, जिसमें एक मामला नोएडा के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड बताया जा रहा है। इस बीच देवरिया में पुलिस ने एक फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भांडाफोड़ करते हुए इसके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया और विदेशों से ठगी के तकनीक सीखकर भारत में नेटवर्क चला रहा था। नोएडा की अगर हम बात करें तो सेक्टर 47 निवासी इंद्रपाल चौहान साइबर ठगों के सबसे बड़े शिकार बने, जिन्होंने 17 दिनों में, आपको बता दें, एक बहुत बड़ी रकम उनसे ठगी की गई। 11 करोड़ 99 लाख 50 हजार रुपए। आपको बता दें, क्यारा शर्मा के नाम की एक महिला की प्रोफाइल से आए व्हाट्सएप मैसेज से पीड़ित को निवेश के लिए उकसाया गया और उसके बाद जैसे ही उसे ग्रुप में जोड़ा गया और विश्वास जीता, ठगों ने नकली प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाए और शुरुआती निवेश पर 9 लाख रुपए का आसान विड्रॉल दिया, जिससे पीड़ित का भरोसा उन्होंने जीत लिया। विश्वास बढ़ने के बाद पीड़ित ने 17 दिनों में 9 ट्रांजैक्शन में लगभग 12 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर डाले। थाना साइबर क्राइम सेक्टर 36 में एफआईआर दर्ज होने के बाद साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है और खातों को फ्रीज करवाने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन ये कोई एक मामला नहीं है। यमुना अथॉरिटी के मैनेजर भी इसी लालच में फंसे, 1 करोड़ 25 लाख का नुकसान उठा बैठे। नोएडा में साइबर फ्रॉड का एक और बड़ा मामला सामने आया, जहां यमुना अथॉरिटी के सीनियर मैनेजर ब्रजपाल सिंह को एक्स्ट्रा इनकम के नाम पर 1 करोड़ 25 लाख से अधिक की ठगी का शिकार बनाया गया। देवरिया की बात करें तो देवरिया में भी फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ। मॉरिशियस रिटर्न मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया। साइबर ठगी के हाईटेक तरीकों पर लगाम लगाने की दिशा में देवरिया पुलिस भी एक बड़ी सफलता की तरफ बढ़ रही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि साइबर ठगी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच चलिए आपको ये भी बताते हैं कि आखिर आपको बचना कैसे है, उसके उपाय भी हम बताएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लालच देकर किस तरह से ये साइबर ठग लोगों का अपना शिकार बना रहे हैं। साइबर ठगों से बचने के महत्वपूर्ण उपाय आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। अपना ओटीपी पिन, सीवीवी नंबर किसी भी व्यक्ति से साझा आपको नहीं करना है। सोशल मीडिया या अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर पता, फोन नंबर, बैंक से जुड़ी डिटेल्स नहीं डालनी है। संदिग्ध लिंक जो व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, जो ईमेल पर आ रहे हैं, जो मैसेज पर आ रहे हैं, उनको कतई भी क्लिक नहीं करना है। अपने महत्वपूर्ण खातों के पासवर्ड को नियमित रूप से आपको बदलते रहना है, इस पर विशेष ध्यान देना है। और ये जो पासवर्ड होने चाहिए हैं, इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, नंबर होने चाहिए, ताकि कि इन्हें जल्दी से क्रैक ना किया जा सके। तो ये तमाम चीजें हैं। एक तरफ जहां पर लालच देकर लोग ठगी का शिकार बना रहे हैं, साइबर ठग, विदेशों से कॉल की जा रही है, लोगों को मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, लोगों को लिंक किया जा रहा है और जहां लिंक पे आपने क्लिक किया आपके अकाउंट से पैसे न दोगे। तो ये स्थिति साफ तौर पे उन सबके बीच चर्चा करने के लिए तमाम गेस्ट भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ श्वेता दुबे बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष द्विवेदी समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। अशोक द्विवेदी नोएडा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामाश्रय त्रिपाठी देवरिया से हमारे संवाददाता जुड़ गए। आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। और सीधे अशोक द्विवेदी का रुख करते हैं। अशोक, नोएडा के इतिहास में सबसे बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। मैं चाहूंगा मामले के बारे में बताएं
और कैसे ठगों ने ये महाजाल बिछाया और शिकार किया, मैं चाहूंगा बताएं। हाँ आरिफ, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये नोएडा का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जो है बहुत सारे साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं। साइबर ठगों का जो तरीका है काम करने का, वो कभी व्हाट्सएप के जरिए, कभी फेसबुक के जरिए, कभी फेक विज्ञापन चला करके उसके जरिए लोगों को शिकार बनाते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, ये जो आज का मामला है ये सबसे बड़ा मामला है नोएडा के इतिहास का। इससे बड़ी जो है अभी तक साइबर ठगी नोएडा में नहीं हुई है। ये 12 करोड़ की ठगी है। बताया जा रहा है कि इंद्रपाल चौहान जो 47 के निवासी हैं, इनसे करीब 20 दिन पहले एक क्यारा शर्मा नाम के महिला का है, इनके व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। उससे ये बात करना शुरू करते हैं। बात करते करते इनको जो है इन्वेस्टमेंट का लालच दिया जाता है, ट्रेडिंग का लालच दिया जाता है, जिसमें मोटी इन्वेस्टमेंट कमा सके। कहीं ना कहीं इन्होंने इस लालच में क्यारा शर्मा से करीब 17 दिन में इन्होंने 11 करोड़ 99,50,000 रुपए इन्होंने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। और ये भी बता दूं मैं आपको कि साइबर ठगों द्वारा इनको लालच देने के लिए इनको 9 लाख रुपए इनको जो है विड्रॉ भी करवाया गया इनसे, कि इनको 9 लाख रुपए उसका मुनाफा भी दिया गया 17 दिन में। इसके बाद कि ये विश्वास में आ जाए और पैसा डाल सके। वहीं क्यारा शर्मा द्वारा फिर एक नए कंपनी के भी लिंक से जोड़ा गया, जिसमें इनको बताया गया कि आप 17 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें इसमें, उसके बाद इसमें आप मोटी रकम कमा सकते हैं। जब 17 करोड़ की बात आई है, फिर इनके ऊपर प्रेशर किया गया क्यारा शर्मा द्वारा कि आप इससे जुड़े, और ये भारत सरकार से जो है सर्टिफाइड है, जो ये ऐप है ये सर्टिफाइड है, इसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और इस पे मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। फिर इन्होंने जब इसका विरोध किया तो क्यारा शर्मा द्वारा जो है इन पे जो है रकम डालने का जब दबाव बनाया गया तो ये साइबर थाना पहुंचे, जहां पर जब साइबर थाना पुलिस द्वारा इसकी जांच की गई तो जितने भी ऐप थे जहां जहां इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वो सारे फर्जी थे। तो जिसको लेकर के नोएडा पुलिस जो है, जो साइबर थाना पुलिस है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कर लिया है। अकाउंट सारे फ्रीज कराने की कोशिश की जा रही है। जिन जिन अकाउंटों में इन्होंने पैसे ट्रांसफर किए उन अकाउंटों को फ्रीज कराने की कोशिश की जा रही है, जिससे इनका पैसा वापस कराया जा सके। क्या अशोक अभी तक किसी तरह की कोई रिकवरी हुई है पैसों की? आरिफ, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इनका एफआईआर लिख लिया गया है। पुलिस हर पहलू पे जांच कर रही है कि इनका पैसा कहां गया है, किन किन अकाउंटों में डाला गया है, और क्या इंडिया में ही है पैसा या इंडिया से बाहर भी डाला गया है। उन सबकी जांच चल रही है। जांच करने के बाद में सारे अकाउंट को फ्रीज किया जाएगा। फ्रीज करने के बाद फिर पैसा रिकवरी का जो है वो नोएडा पुलिस द्वारा जो है उसका मूवमेंट चलाया जाएगा। लेकिन वहीं मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी कई सारी ठगी हो चुके हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले यमुना प्राधिकरण के मैनेजर के साथ ठगी हुई, और ऐसे जो ठगी के मामले आते हैं लगभग नोएडा में हर तीसरे दिन एक नया मामला आता है। और आरिफ, मैं आपको बता दूं, साइबर ठगों के जाल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, जो पैसा वाले या इंडस्ट्रीज हैं या मैनेजर हैं या कोई सरकारी गवर्नमेंट बड़ी पोस्ट से रिटायरमेंट है, वो इनके शिकार हो रहे हैं। वही मैं आपको बता दूं, जो छोटे छोटे जो साइबर फ्रॉड करने वाले हैं उनका तो मामला दर्ज ही नहीं होता है। सही बात देखी जाए तो उनका दर्ज ही नहीं होता। अगर बड़ा मामला होता है उसको दर्ज किया जाता है, उसको हाईलाइट किया जाता है, फिर उस पर काम किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आरिफ, देखा जाए जैसे जैसे भारत डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइबर ठग भी अपने एक नए नए तरीके से लोगों को शिकार बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन पर सभी पर, चाहे वो विज्ञापन के जरिए हो, चाहे लिंक के जरिए हो, चाहे ओटीपी के जरिए हो, कई सारे जो है तरीके हैं जो साइबर ठगों ने अपना मकर जाल बना रखा है, जिसमें सीधे साधे लोगों को फंसा करके और उनसे मोटी रकम वसूल लेते हैं। बाद में साइबर थाना पुलिस एक्टिव होती है, उस पर काम करती है, कुछ लोगों की रिकवरी भी करवा लेती है और कुछ लोग जो है पकड़ से बाहर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले गौतम बुद्ध नगर में साइबर ठग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन गिरफ्तारी भी उनकी हुई थी जिनके अकाउंट में पैसे गए, लेकिन जो इनका मास्टरमाइंड है वो शायद अभी तक साइबर क्राइम पुलिस के पकड़ से बाहर रहते हैं। तो जहां तक देखा जाए तो जब तक नकेल इन पे साइबर क्राइम करने वाले जो मास्टरमाइंड है इन पे नहीं कस पाएगी पुलिस, तब तक इन मामलों को कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। आरिफ, बड़ी बात अशोक आपने कही, डिजिटल इंडिया पर तो सीधे हम लोग आगे बढ़ गए, लेकिन मौजूदा वक्त में जो तस्वीर, जो हालात देखने को मिल रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। और ये तो वो मामले हैं जो हाईलाइट होते हैं, जैसा कि अशोक बता रहे हैं, जो करोड़ों में हैं, लेकिन जो हज़ारों और लाखों में हैं उनका भी हाल बहुत बुरे हैं। वो भी साइबर सेल के चक्कर काट रहे हैं। देवरिया से हमारे संवाददाता हैं
राम आश्रय त्रिपाठी। राम आश्रय, देवरिया में फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ है। मॉरिशियस रिटर्न मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। क्या जानकारी मिल पा रही है, कैसे ये ठगी करता था, कितने लोगों के साथ ठगी करी, कितनी ठगी करी, बताएं राम आश्रय। राम आश्रय, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, अनम्यूट करें और बोलें, खबर के बारे में जानकारी दे राम आश्रय। जी आपको बता दूं, ये जनपद देवरिया में एक बहुत बड़े फर्जी इंटरनेशनल कॉल रूटिंग का पुलिस ने कल बुधवार को खुलासा किया है। इसमें बता दें, साइबर थाना एसओजी टीम और बीएसएनएल कार्यालय की संयुक्त टीम ने बुधवार को आरोपी तेज नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं देवरिया के, आपको बता दें, ये पूरे देवरिया के ही रहने वाले हैं आरोपी। ये राम गुलाम टोला के ही हैं। जी आपको बता दें, पुलिस ने उसके कब्जे से सिम बॉक्स, मशीनों सहित भारी मात्रा में तकनीकी उपकरण व सैकड़ों सिम कार्ड बरामद किए। ये जो गिरोह के मास्टरमाइंड है, ये विदेश से आने वाले सिम बॉक्स कॉल को जो है सिम बॉक्स तक के माध्यम से लेकर लोकल कॉल को परिवर्तित कर सरकारी राजस्व की बड़ी हानि पहुंचाने में ये मास्टरमाइंड थे और ये आप इसका आर्थिक लाभ भी उठाते थे। आपको बता दें, ये तेज नारायण सिम बॉक्स को एम्पलीफायर के रूप में डिजाइन करके इंटरनेट से कनेक्ट करता था। इसके बाद आरोपी समीर द्वारा व्हाट्सएप पर लिंक लॉगिन क्रेडेंशियल भेजते थे। लिंक खोलने पर एक वेबसाइट खुलती थी जिसमें आईडी पासवर्ड डालने के बाद सिम बॉक्स में लगे सिम सक्रिय हो जाते थे और इन्हीं सिम के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय वीओआईपी कॉल को स्थानीय कॉल में परिवर्तित कर भारी धन का लाभ कमाते थे। जी ठीक है, ये आपको बता दें, पूरा मास्टरमाइंड जो है ये मॉरिशस से सीख के ही आया था। इनके दो विदेशी जो मित्र थे, ये सब उनको सिखाया और उसके बाद से आके ये देवरिया में जो है ये अपना मकड़जाल फैला दिए। ठीक है, तो देवरिया से लेकर नोएडा तक और तमाम शहरों में साइबर ठग अपना शिकार बना रहे लोगों को। श्वेता दुबे जी, डिजिटल इंडिया की बात हम करते हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया में जो पलीता लगाने के लिए ये साइबर अपराधी हैं, इन पर नकेल कसने के लिए सरकार क्या कर रही है? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि मास्टरमाइंड तो गिरफ्तार जैसा कि हाथ में नहीं आता। नोएडा जैसी सिटी में 13 करोड़ की ठगी की वारदात होना, 219 सिम जो है वो मिलना, एक इतिहास में हमने देखा है कि मामले बहुत हुए हैं लेकिन बड़े पैमाने पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। इससे ये पता लगता है कि इनमें डर नहीं है, खौफ नहीं है। क्या कहेंगी श्वेता जी? देखिए, डर खौफ क्या कहा जाए, ये तो शुरू से समाज में चलता चला आ रहा है। जब पहले डिजिटल क्राइम नहीं होता था इस तरह का, तो आपने सुना होगा कि घर में आते थे कि लाइए आपके पीतल को सोना बना देंगे और इस टाइप की ठगी होती थी। मतलब समाज के संग ठगी रही है हमेशा से, लेकिन अब उसका स्वरूप जो है वो डिजिटल हो गया है और बहुत ज्यादा, जिसे कहना चाहिए, मास्टर माइंड इसको अंजाम देते हैं। तो उन तक पहुंचना थोड़ा कठिन हो रहा है। हमारी सरकार ने 14C के अंतर्गत नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली 2021 लागू करी है और इसमें कम से कम 23 लाख करोड़ शिकायतें आई है और इसमें काफी रिकवरी भी करी है, बहुत पैसे लोगों के बचाए भी हैं। और सरकार के द्वारा पब्लिक, मतलब सामाजिक, वो भी किया जा रहा है। आपने सुना होगा, आपके भी फोन पर कॉलर टोन लगी होगी, ये आती है कि कृपया साइबर उसमें ना फंसे, किसी भी, हमेशा ये सब रहता है कि ओटीपी शेयर ना करें, अपनी बैंक डिटेल्स शेयर ना करें। मतलब सामाजिक भी इसका जागरण किया जा रहा है, लेकिन क्या बताया जाए, अभी भी ये सक्रिय है और मौका देखते ही। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो मध्यम वर्ग है या निम्न वर्ग है, उनको शिकार तो थोड़ा बनाते हैं। इनका शिकार जो होता है वो सबसे उच्च वर्ग होता है और पढ़ा लिखा वर्ग होता है। वो कैसे फंस जाता है, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन श्वेता जी, अब हम देख रहे हैं कि एक नया ऑफर दिया जा रहा है लोगों को, नकली मुनाफा बनाने का। ये जो ऑफर है ये दिया जा रहा है और उसमें ऊपर के लोग भी हैं, नीचे के लोग भी हैं, अपर भी है, लोअर भी है, मिडिल क्लास भी है, निम्न वर्ग भी है, जिनको मुनाफे की बात कही जाती है, पैसा डबल करने की बात की जाती है, और लोग झांसे में फंसते हैं और उसके बाद शिकार होते हैं बड़े पैमाने पर। और कुछ जगहों पर तो हमने देखा कि जल्दी से क्लिक पैसे करा को और डबल पैसा कर दे अकाउंट या से गायब हमको हो जाता है। मुनाफा मिल जाए। जी हाँ, बोलिए।
इसके पीछे एक समझ मतलब क्या बताइए, आर्थिक युग है तो हर व्यक्ति को लगता है कि हम अपने ज्यादा पैसे कमा लें। हम्म। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेंट्स फंसते हैं, हम्म। इसमें लेडीज भी, हाउस वाइफ्स वगैरह भी हम्म। इन्वॉल्व होती है। लेकिन वही बात कि बहुत वो ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि उनके जो संज्ञ अपराध होता है इसकी जांच की जा सके, या वो मतलब आसानी से जाके अपने संग हुए अपराध को बता सके। अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, अभी इसकी आवश्यकता है। जगह जगह मैं इस साइबर पर जवाब एक ले थाने लेता हूँ हैं। श्वेता जी, जो आपने बात कही। मैं नोएडा में अशोक द्विवेदी, जो हाल फिलहाल आपने देखा मामले आए साइबर ठगी के, उस पे प्रशासनिक अमले का किस तरह का रिएक्शन रहा है? साइबर अपराध जो सेल होती है, किस तरह के कदम उसको लेकर उठाए? क्या गिरफ्तारियां हुई? क्या रिकवरी पैसे की हुई? क्या उन मामलों को सीरियस लिया गया? मैं चाहूंगा इसको लेकर बताएं, सरकार के नुमाइंदे भी हमारे साथ हैं। अरे बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, नोएडा साइबर थाना पुलिस जो है वो बराबर काम कर रहे हैं इस पर। लेकिन आरिफ, जैसे मैंने पहले भी बताया कि नोएडा जो साइबर थाना पुलिस है वो क्या करता है, जब पैसे की ठगी हो जाती है तो पैसा जो साइबर ठग है वो एक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कराते हैं। वो इधर उधर से अकाउंट हायर करते हैं, उन अकाउंटों में ट्रांसफर कराते हैं, जिसका चैन पकड़ के नोएडा पुलिस जो है वो काम करती है। तो चैन से जो है अकाउंट होल्डर तक तो पहुंच जाती है, अकाउंट होल्डर को पकड़ लिया जाता है, अकाउंट होल्डर के अकाउंट में जो छोटा मोटा अमाउंट आया होता है उससे रिकवर भी कर लिया जाता है। कई बार अकाउंट फ्रीज करा दिए जाते हैं, जिसके डर से जब तक वो रिकवरी नहीं होती है तब तक उनका अकाउंट नहीं खुलता। तो पुलिस का तरीका भी ठीक है कि जिसमें साइबर ठगी का पैसा गया उस अकाउंट को फ्रीज करा दिया जाता है, उससे जो है रिकवरी भी कर ली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए, जैसे मैंने बताया कि साइबर ठग जो है वो एक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं कराते। तो उसमें क्या होता है, कुछ अकाउंट ऐसा होते हैं जो पकड़ में आ जाते हैं, जिनको पकड़ करके पुलिस अकाउंट होल्डर को जेल भेजती है, उनसे जो है जो पैसा उनके अकाउंट में होता है वो रिकवरी भी करा लेती है। कुछ पैसा वो खर्च कर लेते हैं, उनको रिकवरी नहीं करा पा रही तो उनको सजा भी दे रही। लेकिन इसका जो मास्टर माइंड होता है वो अकाउंट होल्डर को भी नहीं पता होता है कि इसका मास्टर माइंड कहाँ बैठा है, किसने जो उससे पैसे ट्रांसफर कराए हैं, जिसने जो पैसे लेने हैं। तो उनको पकड़ना नोएडा पुलिस या साइबर थाना पुलिस को है, ये एक बड़ी चुनौती का विषय है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि साइबर थाना के थ्रू जो है कई मामले ऐसे आए जिसमें रिकवरी भी हुई है और उसमें लोग जेल भी भेजे गए। लेकिन वो जो जेल भेजने वाले नुमाइंदे हैं वो सिर्फ अकाउंट होल्डर है, ना कि साइबर ठग है। तो साइबर ठग तक पहुंचना बहुत जरूरी है, साइबर ठग तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अशोक, बड़ी बात आपने की। मैं आऊंगा आपके पास। सुभाष द्विवेदी हमारे साथ है। सुभाष द्विवेदी जी, डिजिटल इंडिया और एक तरफ हम देख रहे हैं डिजिटल अपराध जो बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? साइबर ठगी पुलिस द्वारा सही तरीके से जांच ना करना, और साइबर ठगी में आप ये देखे होंगे कि जो सजा का प्रावधान है वो 7 दिन से लेकर 3 साल तक का है, और जुर्माना जो है वो 50,000 से लेकर 2 लाख तक का है। इसी का फायदा उठाकर इनके हौसले बुलंद रहते हैं। सरकार को इसमें ठोस कदम उठाना चाहिए, कड़े से कड़े कानून का इसमें प्रयोजन होना चाहिए। आप जब सख्ती से कानून का पालन करवाएंगे और सजा ज्यादा से ज्यादा होगी तो जो भी साइबर ठग होगा वो एक बार ठगी करने में 100 बार सोचेगा। हमारी निजी जानकारी इन लोगों के पास कैसे पहुंचती है, इस पे भी सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। हम लोग नहीं जानकारी देते हैं, फिर भी न जाने कितनी कॉलें हम लोगों के पास आती हैं कि आप ये प्लाट ले लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए। आप यहाँ तक कि आपके आधार कार्ड तक की उन लोगों को जानकारी होती है किस प्रकार होती है। इस पे सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, और गंभीरता से विचार करने के बाद इसमें सख्त से सख्त नियम और कानून बनाने चाहिए, जिससे आसानी से इन साइबर ठगों को जमानत भी ना मिल जाए। हमारे यहाँ सबसे आसान तरीका, साइबर ठगों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज होते हैं उनमें उनको बड़ी आसानी से बेल मिल जाती है, उनको कोई सख्त सजा नहीं होती है। वो हमारे यानी लचर कानून व्यवस्था का फायदा उठाते हैं। और गवर्नमेंट को एक तरफ ये बहुत ही गंभीर रूप से विचार करना चाहिए कि अगर हमारी जानकारी बैंकों में है या हमारी जानकारी किसी बीमा कंपनी के पास है तो ये इनके पास कैसे पहुंच जाती है। एक बहुत आसान सा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ जो हमारे ऊपर हमारे पिताजी के साथ हुआ। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में उनका इंश्योरेंस पॉलिसी थी, उनको कॉल आती है
कि आपकी ये यानी सारी चीजें उनको बताई जा रही हैं कि आपका ये अकाउंट है, आपके जो एजेंट है उन्होंने आपको इस प्रकार की जानकारी दी, आपका ये कैसे क्या, उनसे अकाउंट नंबर, यानी वो थोड़ा बहुत जागरूक हैं, उनका अकाउंट नंबर तक हर चीज, जबकि कहीं किसी को ये शेयर नहीं की गई। उनसे ओटीपी मांगा गया, उन्होंने ओटीपी नहीं दी, इसलिए बच गया, नहीं तो वो भी उस चीज के शिकार 100% हो जाते। तो मेरा यही कहना कि हमारी जो निजी जानकारी है वो कैसे पहुंच जाती है। एक चीज गवर्नमेंट को और ध्यान देने की जरूरत है, जैसे हमारे पुराने फोन हो गए, हम ये लोग बेच देते हैं, तो ये जो साइबर यानी जो कबाड़ वाले, फेरी वाले या दुकानदार या कोई भी ले जाता है, तो उसमें हमारे सारा डेटा डिलीट नहीं होता है। जो हमारा डेटा डिलीट नहीं होता है, उस डेटा को ये लोग रिकवर कर लेते हैं। अहम बात आपने कही सुभाष द्विवेदी जी, मैं चाहूंगा कि आलोक त्रिपाठी जी की भी बात। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ के, बहुत बहुत स्वागत है आलोक त्रिपाठी जी। आलोक जी, श्वेता जी ने बात कही कि हमने नियम बनाए, कानून बनाए, तमाम चीजें हैं, नंबर पे आप कॉल करें तो जागरूकता के लिए मैसेज भी सुनाई देता है कि भाई किसी से ओटीपी शेयर ना करें और कुछ ऐसा, लेकिन उसी नंबर पर साइबर ठग फोन करते हैं, लोगों को लालच देते हैं, ठगी का शिकार बनाते हैं। देवरिया से लेकर नोएडा तक की अगर हम बात करें तो इस मामलों की फहरिस्त बहुत लंबी है और एक बहुत बड़ी रकम है, मेहनत की रकम जो लोगों की ठगी गई है। और जहां तक जैसा कि बात जो सामने निकल कर आ रही है कि भाई अकाउंट होल्डर को तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ा जा रहा है, वो अब तक गिरफ्त से दूर है, वो बाहर बैठे हुए हैं। किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे आप आलोक त्रिपाठी जी? इसमें कई चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि अभी भी हम भले ही कितनी बात कर लें कि हम लोग नए जमाने में आ गए हैं, सूचना क्रांति, बहुत बड़ी संख्या कह लीजिए लोगों को मोबाइल की या अपने अकाउंट के डिटेल कैसे क्या करना है उसकी जानकारी नहीं है। हम मोबाइल से खाते का संचालन करने लगे हैं, लेकिन उसको कैसे करना है, किस तरह से करना है, कितना सुरक्षित तरीका है, ये सब चीजों की जानकारी नहीं है। और जो साइबर ठग है वो बहुत शातिर है और वो उसी का फायदा उठा रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी भी हमको लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, लोगों को बताने की आवश्यकता है। उनको समझना होगा कि हम कोई भी चीज किसी को ऐसे ना बताएं, क्योंकि कई बार जो होती है वो सही बात भी लोग मोबाइल पे पूछते हैं कंपनियां वाले, लेकिन हम लोग नहीं बताते हैं। और कई बार जो गलत लोग होते हैं उनको हम लोग सही चीजें बता देते हैं। दूसरी चीज, जैसे भी पता निकल के आ रहा है कि 219 सिम, बगैर आधार के सिम तो मिलता नहीं, आखिर 219 सिम कैसे उनको मिले, पहला सवाल। दूसरी सवाल कि जिन खातों में जाता है उनके खाते, क्योंकि कहीं भी आप जाइए कोई भी बैंक में इतनी आसानी से खाते मांगे जाते हैं, आखिर उनके खाते कैसे खुल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा ग्रोह है, बहुत बड़े नटवरलाल लोग हैं, तो सरकार को थोड़ा सा इसमें जो नियम है उसको और सख्त करने पड़ेंगे, उनको सजा का प्रावधान और बढ़ाना पड़ेगा। और इन बैंकों में, जिन बैंकों में पैसे ट्रांसफर होते हैं उसमें खाता कैसे खोला, उसमें कौन कौन संलिप्त थे, उनके खिलाफ भी गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिसमें कि वो दोबारा उस तरह के मामले में ना आ पाए। तीसरी चीज, जो सिम दिए गए आखिर किस कंपनी के थे, किसने सिम दिए, बगैर आलोक त्रिपाठी जी आपकी आवाज कट रही है। हाँ, शायद मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा बोलिए आलोक त्रिपाठी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। बहुत बड़ा नेटवर्क है और उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए, साइबर ठगों को का जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने के लिए साइबर पुलिस को अभी और को अपडेट करना होगा, जो हम अभी नहीं कर पाए हैं, जिसका फायदा ये साइबर ठग उठा रहे हैं। जागरूकता के साथ ही साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या क्या तकनीकी इस्तेमाल की जानी चाहिए, किस तरह से हम उसको रोक सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। तो मुझे लगता है इसके लिए भी कोई एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, बैंकों को भी जागरूक करना चाहिए, बैंक अपने ग्राहकों को जागरूक करें। ये तमाम चरणों के मामला आएगा जब तब चीजें, क्योंकि जिस तरह से हम सूचना क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं उस तरह से फ्रॉड भी बढ़
बढ़ता जा रहा है। और उसका नतीजा है कि अब जैसे श्वेता दुबे जी ने कहा कि पीतल को सोना बनाने का दिन चला गया, अब तो वो सीधे अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर कर ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर मेरे बगैर इजाजत के खाता कैसे दूसरी जगह चला जा रहा है। तो इसमें कैसे इसको रोक सकते हैं हम? मुझे लगता है कि इसमें सख्त कानून होना चाहिए जिसमें धाराएं इतनी टाइट हों कि जिसकी जमानत ना हो। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो साइबर ठग हैं उनको थोड़ा सा भय होगा। और मैंने आपको बताऊं आरिश भाई कि एक बार मेरे पास भी इस तरह का फोन आया था, मैंने उससे बहुत विनम्रता से बात की, करीब 1 घंटे मेरी उससे बात हुई और उसके बाद उसका जो जवाब था मैं चौंक के दंग रह गया। उसने लोगों का भी पेट है, हम लोग की रोजी रोटी है और हम इसी तरह 10 लोगों को फोन करते हैं, उसमें एक फंस जाते हैं। आपको नहीं समझ में आता है कि 10 लाख की मैं कहता हूँ गाड़ी निकली है और जो है वहां से आने में 2 लाख रुपए खर्चा है, 2 लाख दीजिए तो आपको नहीं लगता है? आप फंस जाते हैं कि 10 लाख की गाड़ी के लिए 2 लाख रुपए कोई मांग रहा है। तो ये बात सच उसने बात कही कि हम लोग कहीं ना कहीं लालच में फंसते हैं, उस लालच को भी हमको छोड़ना होगा, लालच को भी छोड़ना होगा और सिस्टम को भी मजबूत करना होगा, क्योंकि वो अकाउंट भी खोल लेते हैं, वो सिम भी ले लेते हैं और वो कई अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफर कर देते हैं। सोचिए बड़ी आसानी से। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हाँ, साइबर ठगों का महाजाल देखने को मिल रहा है। उस महाजाल में बहुत मजलूम और मासूम लोग इसका शिकार हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर उन्हें उनसे ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। करोड़ों रुपए की ठगी की जा रही है या उससे बहुत बड़ी रकम है जिसका अंदाज़ा लगा पाना शायद हमारे आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो साइबर सेल तक नहीं जाते हैं, डर जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जाते हैं। हम देख रहे हैं कि नोएडा में ही करोड़ों की ठगी की वारदात, देवरिया में हम देख रहे हैं कि एक मॉरिशियस रिटर्न मास्टरमाइंड है जो इंटरनेशनल कॉल सेंटर चलाता था। श्वेता जी हमारे साथ है। श्वेता जी, हम देखते हैं कि भाई अब तमाम जगहों पर सरकार काम कर रही है। भाई आप मतदाता शुद्धिकरण की बात चल रही है, डिजिटल इंडिया की बात चल रही है, लेकिन ये अकाउंट का शुद्धिकरण कैसे आप करेंगे? ये अधिकारी कैसे शुद्धिकरण करेंगे? ये आसानी से बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं, किसके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कहां से ये अकाउंट खुलते हैं? ये 219 सिम कार्ड, 219 सिम कार्ड, फर्जी सिम कार्ड, ये इनके पास है। इतना आसानी से वारदात को अंजाम दे रहे हैं। श्वेता जी क्या कहेंगी आप? या आसानी से नहीं दे रहे, इन्होंने बहुत, जैसे कहते हैं, इन्होंने पूरा जाल बिछाया हुआ है। वो तो जब खुलता है तो हमको पता चलता है कि मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी, हमारे ही जिले का है, हमारे ही मेन ब्रांच एसबीआई का है कि कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आई तो उसको बुलाया गया एक्सपर्ट को कि इसको सही कराया जाए। बैंक ऑफ इंडिया का मैं बता रही हूँ, एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो वो आया जिसने उसको सही किया, सिस्टम को सही किया। उसने क्या किया, उसके पास सारा डेटा चला गया कि कौन सा अकाउंट कहाँ है, क्या है। और एसबीआई में सरकारी भी रहता है, तो बाद में उसने सरकारी पैसा अलग अलग अकाउंट्स में जो उसके परिचित हो या जिसको उन्होंने मिला लिया हो, जो भी किया हो, और उसमें ट्रांसफर कर दिया। तो ये एक बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत अहम चीज है कि इससे जो है पूरा रिकॉर्ड उसके पास पहुंचा और उसको लिंक मिल गया और उसके जरिए उसने इस ठगी को अंजाम दिया। ये बाद में खुला, अभी ये 6-7 साल पुरानी बात मैं बता रही हूँ। तो इसी तरह छोटे छोटे लिंक होते हैं, कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, हम सब मिलकर फेसबुक चलाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई पजल आती है कि आप इस पे क्लिक करिए और इस पे अपना नाम और वो डालिए तो आप भविष्य में कैसे दिखेंगे या आप कौन सी राशि के हैं, उससे भी वो लिंक लेते हैं। तो ये सब जो होता है वो उनका एक ट्रैप होता है, तो वो उसी से फांस के ये काम करते हैं। सरकार अवेयर कर रही है लेकिन अभी और बहुत ज्यादा कठोर कानून की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए नोएडा जैसी एडवांस सिटी में भी हो रहा है, तो देवरिया जैसे मतलब पूरा को माना जाता है, वहां बैठकर वो इस तरह का ग्रोथ संचालित कर रहे हैं। तो आप
इसके लिए एक सबसे बड़ी बात अभी आलोक जी ने कही लेकिन एक कि बात हमको श्वेता लालच जी भी जो छोड़ना आपने थोड़ी पड़ेगा। देर पहले बात कही, आपने कहा कि हम जब किसी नंबर पे फोन करते हैं तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि भाई ओटीपी शेयर ना करिए, फेक कॉल से बचिए। लेकिन उसी नंबर पर, जिस नंबर पर जागरूक किया जा रहा है, उसी नंबर पर ये साइबर ठग कॉल करते हैं जी जी, और होता है उसी ऐसा, नंबर पर क्योंकि ये हम फंस वारदात को जाते हैं, अंजाम हम देते हैं। बातों ये में भी हो फंस रहा है। जाते हैं, हमको लगता है मे भी हो सकता है ऐसा। हम्म, और कभी कभी तो वो बैंक के कर्मचारी बन के फोन करते हैं हम्म, कि ऐसा ऐसा है, आपके आधार कार्ड और वो लिंक नहीं हो पा रहा है, आप मुझे दे दीजिए, आपको आना नहीं पड़ेगा और मैं तो ऐसा कर मैडम दूंगा। सवाल यहां पर ये उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर जो साइबर सेल बनाए गए थानों में, आखिर वो क्या कर रही है? आखिर इतने बड़े पैमाने पर जो टीम लगी हुई है, अगर हम खासकर उत्तर प्रदेश की ही बात कर लें, तो आखिर वो क्या कर रहे हैं जो लोग रोक नहीं पा रहे हैं? और क्या हो सकता है, इच्छा शक्ति है तो कुछ भी हो सकता है। आप एक ऐप बना सकते हैं, वो ऐप लोगों के मोबाइल में अगर हो तो वो फेक कॉल आने नहीं दे, या वो किसी तरह का लिंक आने नहीं दे, या वो किसी तरह का वायरस आने, सरकार इस पर भी काम कर सकती है। लेकिन क्यों नहीं उस दिशा के बारे में सोचा जा रहा है? डिजिटल इंडिया को लेकर हम इतने आगे चले गए कि हमने देखा कि क्यूआर कोड से पेमेंट हो सकता है, लेकिन इसको बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। कदम है, अभी सीमित है, लेकिन इनको और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि अवेयर देखिए करता है, कोई भी ऐसा लिंक आता है तो हमारा फोन पहले अवेयर करता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का बढ़िया फोन चला रहे हैं तो वो बोलेगा कि ये अननोन है। अरे मैडम, और सबके इसमें पास risk हो सकता है। एप्पल का आईफोन, बड़े फोन नहीं है, नहीं महंगे नहीं, फोन नहीं है। यही कह रही हूँ, हाँ। सब में ऐसी सबके सुविधा पास नहीं है, हाँ। लेकिन ज्यादातर फोन्स में यह होती है। हाँ। और द्विवेदी जी ने जो एक बात कही कि हम अपना फोन चेंज करते हैं तो हमारा डेटा भी चला जाता है, तो बहुत कुछ जाने अनजाने हम खुद ही दे रहे हैं चोरों को, और वो उसका फायदा उठा रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी थोड़ी कमी है और अभी सख्त कानून की आवश्यकता है, तभी डिजिटल इंडिया सफल हो पाएगा। ये बात को मान रही है श्वेता दुबे जी। और सुभाष द्विवेदी जी क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सुभाष द्विवेदी जी बोले। जैसे जैसे हमारी बड़ी बहन श्वेता दुबे जी ने कहा, तो मैं यही कहना चाह रहा था, इसमें एक चीज और जोड़ना चाह रहा था। आपने समय कम होने की वजह से मेरी बात को वहीं पे समाप्त करवा दिया था। सरकार को एक ऐसा ऐप लाना चाहिए जिससे कि हम अपना अगर फोन बेचे या कुछ करें तो उसके द्वारा एक क्लिक से हमारा सारा डेटा डिलीट हो जाए, जिससे हमारा डेटा किसी अन्य के पास रिकवर ना कर सके और इसका मिसयूज ना कर सके। ये एक सरकार को पहल करनी चाहिए और ये बहुत जरूरी है। जैसे हमारा डिजिटल इंडिया हो रहा है, वैसे डिजिटल फ्रॉड भी हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश पूरे भारत में 1 नंबर पे है डिजिटल फ्रॉड के मामले में। ये आंकड़े हैं। तो ये क्यों है? अगर हमारे यहाँ हम या आप एक सिम लेने जाते हैं तो हमको आपको एक सिम लेने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सिम आपने भी लिया होगा और बाकी सभी लोगों ने भी लिया होगा, लेकिन इन लोगों को इतनी आसानी सिम कैसे मिल जाते हैं? हमारा आधार भी लिया जाता है, 4-4 बार फोटो भी खींची जाती है कि अभी यहाँ से सही नहीं है, अभी यहाँ से सही नहीं आई। इन लोगों को कैसे इतनी आसानी से मिल जाता है? हमको मिसाल पेश करनी होगी। जैसे हर कोई, हमारा प्रदेश इतना सक्षम या इतना हर व्यक्ति नहीं है कि वो आईफोन या महंगे फोन ले सके। यहाँ बहुत से छोटे छोटे 2-2, 4-4 हजार के ऐसे केस हैं जो थाने जाते ही नहीं है। सही बात। क्या करते हैं ये लोग? जैसे बैंक मैसेज भेजता है, सेम उसी तरीके से आपके अकाउंट के 3-4 नंबर लास्ट के देख के एक्सेप्ट करके आपको मैसेज भेज देंगे। वो लोग तो यही सोचते हैं बैंक का ऐसे मैसेज आता है, तो उसी हिसाब से वो लोग फंस जाते हैं। भाई इतने पढ़े लिखे लोग और इतने वो लोग जब साइबर ठगी का शिकार हो रहे, तो हमारे यहाँ यानी 20% ही हम लोग, 80% जनता हमारी अभी किस स्तर पर जी रही है? आप लोगों को मालूम है कि 60% के नीचे गरीबी स्तर पे है, इसके ऊपर मध्यम है, फिर इसके ऊपर हाई है। हम जिस समाज में रह रहे हैं उसी की बात करेंगे ना, उसी हिसाब से करेंगे। श्वेता जी, कभी कभी हमारी बड़ी बहन भूल जाती हैं कि इंडिया इतना सक्षम नहीं है कि हर कोई आजकल 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख का मोबाइल लेके चल सके। हमारे यहाँ बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जो कीपैड यूज कर रहे हैं। कीपैड मोबाइल में मैसेज लेके वो उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। उनके लिए आप क्या कहोगे? कीपैड तो आप भी जानते होंगे आरिफ जी, कि ये आरिफ जी
कि ये हकीकत है कि जो कीपैड लेते हैं उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। जैसे हम आप फेसबुक चला रहे हैं, जैसे उसमें स्नैपडील या इस टाइप की कई साइटें सेम कॉपी स्नैपडील की और सेम अमेजन की आ जाती हैं, उसमें दिखाते हैं। तो उसमें यानी सरकार को ये कदम उठाने चाहिए, बड़ी बात 110% सतर्कता के साथ उठाने चाहिए कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक जैसे या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर उसमें विज्ञापन आ रहा है, विज्ञापन वो कंपनियां कैसे दे सकती है, फ्रॉड कंपनियां, उसके लोग शिकार होते हैं, कैसे हो जाते हैं। मैं सुभाष आपके पास आऊंगा। रामाश्रय हमारे संवाददाता हमारे साथ देवरिया से जुड़े हुए हैं। रामाश्रय, हाल फिलहाल अगर हम 10 से 15 दिनों की बात करें, देवरिया जगह पर किस तरह के साइबर ठगी के मामले निकल के सामने आए, और उस पर रामाश्रय क्या कुछ प्रशासनिक अमले का रिएक्शन रहा है, एक्शन रहा है? मैं चाहूंगा इसके बारे में बताएं रामाश्रय। अनम्यूट करें और बोले, अनम्यूट करें, बोले। जी आपको बताते हैं, ये गोरख धंधा जो है ये अपना चला रहे थे, जो विदेश से लौट के आए थे, इनके पूछने में बहुत बड़ा मतलब पुलिस को चौंकाने वाला सामने आया कि 2015 से लेके 2022 तक वो मॉरिशस में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था व्यक्ति। वहीं उसकी पहचान 2 बांग्लादेशी नागरिकों आदिल अहमद को भारत में लोकल कॉल्स में बदलकर पैसे कमाने का अवैध कारोबार की इन्होंने जानकारी दी। ये दोनों विदेशियों ने तेज नारायण को तकनीकी सिखाई और बताया कि उनका एक संपर्क कोलकाता में मौजूद है जो सिम बॉक्स मशीनें और भारतीय सिम उपलब्ध कराएगा। भारत लौटने पर आरोपी कोलकाता पहुंचा और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके सिम बॉक्स और सिम कार्ड भी क्या रामाश्रय इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है? रामाश्रय, क्या इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई? जी आपको बता दें, इस पूरे मामले में एक मास्टरमाइंड जो है उनको जो है कोतवाली पुलिस, साइबर टीम और थाने की पुलिस ने जो है बीएसएनएल के संयुक्त जो टीम थी, इस टीमों ने जो है मास्टरमाइंड को बुधवार को जो है कल गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से आपको बता दें भारी मात्रा में ये तकनीकी उपकरण भी जखीरा भी बरामद कर लिया है। सबसे बड़ी चीज ये है कि 6 सिम बॉक्स मशीन, 6 वाईफाई राउटर, 1 नेट स्टार फास्ट ईथर स्विच, 1 जियो वाईफाई राउटर, 1 एयरटेल वाईफाई राउटर, 43 बड़े एंटीना, 169 छोटे एंटीना, 219 बीएसएनएल सिम कार्ड, जो इस समय बीएसएनएल जो सभी को लाइन देते हैं। इसके साथ साथ आपको बताते हैं 7 सिम बॉक्स एडाप्टर, 8 वाईफाई एडाप्टर, कई लैंडलाइन केबल, 3 मोबाइल फोन, एचडीएफसी और एसबीआई बैंक की 4 पासबुक, 9 चेकबुक, 11 एटीएम कार्ड, डेल व तोशिबा कंपनी के 2 लैपटॉप, आधार कार्ड आदि बहुत सारे इन्होंने जो है का जखीरा पकड़ा है। इनके ऊपर जो गंभीर धाराओं में केस भी पुलिस ने दर्ज कर लिया है। जी ठीक है, श्वेता जी क्या कहेंगी? इतने बड़े पैमाने पर फर्जी चीजें बना लेना, सिस्टम पर तो सवाल उठेगा। जहां पर अकाउंट्स बन रहे हैं, इतने सिम हैं, देवरिया जैसी जगह में, अब तो मैं नोएडा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो देवरिया की बात कर रहा हूं। देवरिया जैसी जगह पर आप देखिए कि इतना हाईटेक सिस्टम को से आगे निकल गए हैं ठग, सिस्टम को अंगूठा दिखा रहे हैं कि भैया तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हमें नहीं पकड़ पाओगे। श्वेता जी क्या कहेंगी? देखिए, हमारे सिस्टम ने पकड़ा तो है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये एक विचारणीय प्रश्न है। मैं उससे बच नहीं रही हूँ, सही बात है कि ये इतना सिस्टम डेवलप कैसे हो गया, तब तक कहाँ थे हम, ये इसका भी ध्यान रखना है। और सख्त कानून, मैं बार बार वही कहूंगी कि और सख्त कानून की जरूरत है, लेकिन उसके साथ हमको भी बहुत अवेयर होने की आवश्यकता है। हम किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक ना करें और ये कि हम अपने धन को दुगुना तिगुना कर दे, ये भी नहीं करना चाहिए। और एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगी, जब बहुत बड़ी ठगी होती है या ऐसा कुछ होता है तभी सूचना पहुंचती है। थोड़ा बहुत होता है तो सूचना भी नहीं दी जाती, इसकी कंप्लेन भी नहीं की जाती। आदमी कहीं ना कहीं ये मन में सोचता है कि ये मेरे लिए इंसल्टिंग है कि मुझे किसी दूसरे ने मूर्ख बनाया, चाहे ऑनलाइन साइबर ही। तो इसका भी व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। श्वेता जी ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम देखते हैं कुछ प्राइवेट कंपनीज काम इस पे कर रही हैं, लेकिन अगर सरकार कोई ऐप ऐसा बनाए जिससे ये पता लगे कि कोई कॉल अगर आ रही है तो वो फेक कॉल है और वो वहीं पर रुक जाए, ब्लॉक हो जाए, या कोई लिंक अगर आ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप अपने आप ऐड करके,
ये चीजें की जा सकती हैं, ये चीजें हो सकती है, बहुत बड़ी नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पर ऐप बने हुए हैं, सरकार के बहुत बड़े पैमाने पर ऐप बने हुए हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता ऐसा ऐप बनाने की जरूरत है साइबर सेल के साथ, जो कम से कम उन लोगों को बचा सके जो बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड लोग नहीं है। हम देख रहे हैं कि भाई जो टेक्निकली साउंड है वो भी जा रहे हैं। भाई जब आप इतने बड़े पैमाने, हाँ, बनाया जा रहा है, लड़कियां मैसेज करती हैं, लड़कियां कॉल करती हैं, और अब तो वीडियो कॉल होता है, और अब उसमें ट्रैप में फंस जाता है। और हनी ट्रैप में अभी कुछ दिन पहले सुना था, कोई मेजर जनरल थे, वो हनी ट्रैप में फंसे थे। तो इस तरह का बहुत कुछ चलता है, और इसके लिए अवेयरनेस खुद भी चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरत है कैरेक्टर भी, सुचिता भी चाहिए कि हमें वैसा पैसा नहीं कमाना है, हमें किस तरह के लोगों के ट्रैप में नहीं फंसना है। जो ये नोएडा वाला केस है, इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, फिर एक लिंक भेजा, फिर एक और ग्रुप से जोड़ा, मतलब पूरा उसने उनको फंस दिया उस ट्रैप में। तो इसमें हमारा सचेत होना सर्वप्रथम जरूरी है, और उसके बाद कानून सख्त होना आवश्यक है, जिससे कि आगे उसको सजा मिले और मेन जो है मास्टर माइंड वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, आलोक त्रिपाठी जी, जो कानून की बात कही जा रही, क्या आपको लगता है कि कानून सख्त करने से इस पे असर आएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर जो मोबाइल में ऐप्स हैं वो डेटा लेती हैं, और ये सबको पता है, और वो डेटा जो है वो बिकता भी है, ये भी सब जानते हैं बड़े पैमाने पर। अगर मॉरिशस में बैठा एक शख्स मॉरिशस से आता है और वो इतनी बड़े पैमाने पर ठगी की वारदात को अंजाम देता है, नोएडा में हमने देखा, तो इनके पास कहाँ से डेटा, लोगों का मोबाइल नंबर, ये तमाम चीज़ें पहुँच रही है, और ये कॉल कर रहे हैं चुनिंदा लोगों को, पैसे वाले लोगों को भी, गरीबों को भी फोन कर रहे हैं, जिनके अकाउंट में पैसा उनको फोन कर रहे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं से डेटा तो पहुंच रहा है ना। क्या ये डेटा चोरी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको लेकर कोई मजबूत कदम नहीं है अभी फिलहाल? नहीं, बिल्कुल आरिश भाई, देखिए डेटा चोरी होता है, और डेटा कलेक्ट करने वाले लोग भी है, काम कर रहे हैं समाज के अंदर। तो उनके और उनको ये नहीं मालूम होता है कि वो जो डेटा कलेक्ट करके जिसको दे रहे हैं वो उस डेटे का यूज क्या कर रहे हैं। इन सबके साथ साथ सरकार को, जब हम सूचना क्रांति की बात करते हैं, तो उस सूचना क्रांति में सुरक्षा कैसे होगी उसकी भी बात करनी पड़ेगी हमको। उसके लिए लोगों का धन कैसे सुरक्षित रहे, लोग कैसे ठगी का शिकार ना हो, उसके लिए भी हमको पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे। और हमको लगता है कि जो साइबर ठग हैं उनकी काट कैसे होगी, पुलिस के लोग कैसे उन तक पहुंचेंगे, उसके लिए भी एक्सपर्ट लोगों के साथ उनकी मीटिंग, उनका एक सम्मेलन टाइप का कराना चाहिए, उनको बताना चाहिए तकनीकी तौर से कि कैसे कैसे लोगों को करना हम रोक सकते हैं अपने फ्रॉड होने से। और साथ ही बैंकों को भी इस तरह की चीजों पे अपने जो ग्राहक होते हैं, जब वो अपनी स्कीमों के बारे में बताते हैं, तो साथ में इस तरह की भी स्कीमों को भी बारे में बताएं जब लोग आते हैं महीने में 2 महीने में, कि आप कभी इस तरह की चीजें होती हैं तो कैसे रुकेंगे। क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे स्टेप होंगे जिनके वजह से आप अपने धन का दुरुपयोग रोक सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चूंकि साइबर जो ठग है वो बहुत शातिर होता है, उस शातिर पना में आप फंस जाते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है। लोग जब पढ़े लिखे लोग उसमें फंस रहे हैं। तो पार्टी के एक दर्शक हमारे साथ गिरीश शुक्ला जुड़ गए, मैं चाहूंगा उनकी बात आ जाए, फिर मैं आपके पास आता हूं। गिरीश जी अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप बिना पर्सनल मिले हुए ना किसी से कुछ लीजिए और ना दीजिए। अपने खाते में अगर ज्यादा पैसा है तो इसको वहाँ पे एफडी बना के रखिए, आप महीना भर की 15 दिन की जो भी करनी है, जो नियम हो। और एफडी को आप तोड़िए नहीं, आप पैसा खाते में कम रखिए, जिससे कि आप अपना केवल जरूरी काम कर सके। आप किसी को कभी भी बिना मिले किसी भी प्रकार कोई लेन देन हम नहीं करेंगे, चाहे हम बैंक भी जाके मिले, चाहे हमारे घर आके मिलो। हम आपकी पहले ड्यूटी जानेंगे, आप आतंकवादी हैं, बदमाश है, क्या हम आपसे कुछ ले लें, कुछ दे लें, बिना वजह हम कानूनी अड़चनों में फंस जाए। तो जनता को ये विश्वास रखना चाहिए, कानून कितना भी सख्त हो जाए अपराध देश से खत्म नहीं होंगे। हमें खुद सजग रहना है कि हमें अनजान आदमी से ना मिलना है, ना अनजान आदमी की बात सुनना है। हमें जो काम करना है आप सामने करना है, जैसा हम करते रहे जिंदगी भर। किसी के कहने में ना ये ऑनलाइन कर लीजिए। ठीक है गिरीश शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आलोक त्रिपाठी जी, गिरीश शुक्ला एक दर्शक है जो जिस दिशा की तरफ बात कर रहे हैं, अगर उस दिशा के बारे में हम सोचें तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे। वो ये कह रहे हैं कि भाई ट्रांजैक्शन आदमी ना करे, घर में पैसा, अगर इंसान घर में पैसा रखने लग जाएगा, जिस तरह से साइबर ठग के मामले बढ़ रहे हैं, जिस तरह से लोगों के अंदर डर है,
तो आप सोचिए कि अर्थव्यवस्था पर भी दिक्कत पैदा हो जाएगी, बैंक भी खाली होना शुरू हो जाएंगे। क्या कहेंगे आलोक त्रिपाठी जी? बिल्कुल आयुष भाई, मुझे लगता है कि ये कई चरणों में इसमें जागरूकता की आवश्यकता है। जहां आप मतदाता कह लीजिए, आम जनता है, उसको जागरूक होना पड़ेगा, बैंकों को भी सतर्क होना पड़ेगा, सरकार को भी इस जो साइबर ठग है उनको कैसे अंकुश लगाएं, कैसे कौन सा ऐसा ऐप लाएं जिससे इस तरह के जो साइबर ठग है वो लोगों के पैसे अपने। आलोक त्रिपाठी जी, आपकी आवाज रुक रही है। ठीक है, सुभाष द्विवेदी जी, आप क्या कहेंगे? सुभाष द्विवेदी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी। हाँ, जी आरिफ जी, मैं ये कह रहा हूं, अभी हम लोगों ने एक चीज पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जैसे मैंने एक जो फ्रॉड और हो रहा है, जैसे ये बड़े बड़े फ्रॉड हैं, मैंने अभी आपसे कहा था कि जैसे हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, अन्य चीजें जो चलाते हैं उसमें छोटे छोटे से ऐड आते हैं। जैसे आपका उसका स्नैपडील का हो गया और फ्लिपकार्ट का हो गया, सेम इसी आईडी से, अमेजन का हो गया, सेम इसी आईडी से आपके फेसबुक अकाउंट पे, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे, उस पे उन कंपनियों का ऐड कैसे आ जाता है? उन पे ऐड आ जाता है तो व्यक्ति कह रहा है अगर ये इन पे ऐड आ रहा तो ये जो है ये सही होंगे, सेम वही चीजें। इस पे सरकार क्या कर रही है? सरकार आंख बंद करके इतनी बड़ी बड़े प्लेटफॉर्म पे वो फ्रॉड कंपनियां ऐड दे के, जैसे स्नैपडील और ये सब कंपनियां, अमेजन वगैरह आती हैं, तो एजियो वगैरह जो भी है, XYZ जितनी भी अपनी कंपनियां वो आती हैं, इनके ऐड कैसे आ जाते हैं? उनमें व्यक्ति फंस जाता है। वो तो कभी वो 4-5 हजार, 3 हजार, 4 हजार, ये इतना बड़ा अमाउंट है, अगर हम लोग जोड़ेंगे तो वो इतना बड़ा अमाउंट है जो हम लोग सोच के परे हो जाएगा। आज यूपी फ्रॉड में देश में नंबर 1 कैसे है? पहले अकाउंट खुलता था, हम लोगों ने, आपने भी, हमारे बहन जी ने भी और आलोक भैया ने भी शुरू में खुलवाया होगा, आज से 10 साल 15 साल पहले, जब हम लोग बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते थे तो एक अकाउंट होल्डर ऐसा मांगा जाता था जो हमारा परिचित हो, जिससे कि अगर हम भविष्य में कोई काम करें तो वो भी बता सके हमारे विषय में हम कहाँ रहते हैं। आज आप जाइए, इतनी आसानी से अकाउंट खुलते हैं, आम पब्लिक के लिए सारे सिस्टम है, उसको आज भी उसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो फ्रॉड करते हैं वो इतनी आसानी से अकाउंट खुल जाते हैं, अकाउंट होल्डरों के अकाउंट खुल जाते हैं, और बाद में अगर कोई फ्रॉड खुलता भी है, आज हमारे देश में साइबर फ्रॉड में 5% लोगों को सजा होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कितनी उदासीन है इस मामले में। लोगों के अपने घर की कमाई, गाढ़ी कमाई, वो न जाने किस तरीके से ससेजते हैं, किस तरीके से अपना पेट काट के पैसा जमा करते हैं, उनका पैसा इतनी आसानी से कोई लेके चला जाता है। ये ताज्जुब है। सरकार को इसमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। जिस तरीके से यूपी नंबर 1 है फ्रॉड में, वैसे यूपी सबसे नंबर 1 हो जहां फ्रॉड ना होता हो। इस दिशा में सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है। श्वेता दुबे जी, जिस तरह से लोगों के खाते से एक लिंक के माध्यम से पैसे गायब हो रहे हैं, फोन लोग कर रहे हैं, उनके अकाउंट से पैसे गायब हुए जा रहे हैं। अब तो हम तो कहते थे, देखते थे कि भाई OTP कुछ लोग शेयर कर देते थे, पैसे चले जाते थे, मानता हूं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि व्हाट्सएप पर क्लिक किया और पैसे गायब। ये स्थिति जो बनेगी और जिस हिसाब से मामले आ रहे हैं, अगर लोगों के अंदर खौफ डर पैदा हो गया और लोगों ने बैंक खातों में पैसा रखना छोड़ दिया, तो आप सोच सकती हैं कि स्थिति कितनी गंभीर होगी, और आर्थिक स्थिति के बारे में भी सोचा जा सकता है कि वो कितनी भयावह हो जाएगी। श्वेता जी, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं, इतनी भयावह स्थिति की आवश्यकता नहीं है। सरकार इस ओर प्रभावी कदम उठा रही है, और जितने भी मामले सामने आए हैं, ये तो सरकार के कदम, जो भी जब पकड़ा गया है, ये रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, वो तो सरकार के कदमों से ही है। और सिर्फ सरकार के कार्यों के साथ जन सहभागिता भी अत्यंत आवश्यक है। जब हम डिजिटल युग में पहुंच रहे हैं तो हमको भी अलर्ट रहना होगा। हमें भी अपने आप
कान सब खुले रखने होंगे, हमें अपने धन की सुरक्षा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सरकार कुछ नहीं करेगी, हम ही को सब कुछ करना है, हम भी करें और सरकार के साथ सहयोग भी करें, ये अति आवश्यक है। देखिए, एक बार अगर सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या हम सड़क पर चलना छोड़ देते हैं? नहीं। तो ये भी उसी तरह की चीज है। अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, और ये अभी से नहीं हो रहा है, ये पहले होता चला आ रहा है, लेकिन अब डिजिटल क्रांति की वजह से ये बहुत आसान हो गया है। अकाउंट हैक कर लेना, फेसबुक से भी हो जाता है, लोगों से पैसे मांगे जाते हैं, तमाम उदाहरण है। तो इसके लिए सरकार लेकिन अभी भी डिजिटल क्रांति में आपको जो डिजिटल अपराधी हैं, इनकी कार्ड भी तो निकालनी पड़ेगी ना मैडम, इनकी कार्ड भी तो निकालनी पड़ेगी, मानती है इस बात को? जी 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 जी। तो ये है ना हमारा, वो मैंने जिसका उल्लेख किया, इसमें बहुत लोगों के पैसे वापस आए। सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें शिकायत नहीं होती है, प्रॉपर चैनल पे शिकायत नहीं की जाती है, तो इसलिए ये मामले उतने वो नहीं हो पाते, रिकवरी नहीं हो पाती है, और मेन उस तक हम लोग नहीं पहुंच पाते। और कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि जो मास्टरमाइंड है कोई बहुत फॉरेन में बैठा है, वो एक छोटे से कमरे में रह रहा कोई युवक ही होता है। मतलब बहुत ऐसा व्यक्ति निकलता है कि आपको आश्चर्य होता है कि ये ऐसा व्यक्ति है जो इतना बड़ा साइबर क्राइम को अंजाम दे रहा था। तो ये भाई सब कुछ एक जिसे कहते हैं ना, एक उंगली से सब संभव हो रहा है। तो हमें भी इसमें अपनी जानकारी को बढ़ाना होगा, सचेत रहना होगा, और सरकार को कठोर कदम उठा के कुछ ऐसे निर्णय देने होंगे जिसको क्या श्वेता जी आपको लगता है कि इस मामले पे कदम उठाए जा सकते हैं? क्योंकि बड़े पैमाने पर मार्केटिंग के मैसेज लोगों के पास पहुंचते हैं, उसी की आड़ में चीजें होती हैं। क्या यही वजह है कि इसको लेकर कोई कदम नहीं उठा पा रहे? भाई एक ऐप ही तो बनाना है, एक ऐप बनाना है, कॉल भी नहीं आएगी और लोगों के पास लिंक भी नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज नहीं है। बहुत बड़े आईटी के एक्सपर्ट्स को बैठाल कर अगर आप एक ऐप ही डिजाइन कर दें और लोगों के पास कॉल और मैसेज आना बंद हो जाए जो फालतू के हैं, जिनसे कोई उनका लेना देना नहीं है, तो वो बहुत बड़ी तादाद में एक संख्या बच जाएगी। बहुत बड़ी तादाद में जो लोग शिकार होने, जिनकी मेहनत की कमाई जो जा रही है, वो कम से कम बच जाएगी। ये छोटा विषय नहीं। ऐसा ऐप है, आप मुझे कॉल करेंगे तो ट्रू कॉलर पर ये लिख के आएगा। ये ट्रू कॉलर मैडम, ये ट्रू कॉलर किसने बनाया है मैडम? ये सरकार की तरफ से है क्या? कर रही है। अब थोड़ा मैं कह रही हूँ ना, थोड़ा जन सहभागिता तो आपको भी बढ़ानी होगी। भाई आप अगर अननोन है, आप मुझे कॉल करेंगे तो अननोन लिख के आएगा या आपका नाम लिख के आएगा। और अगर आप किसी इस तरह के उसमें है तो या तो फ्रॉड या स्पैम, या जैसे हम मेरे पास बीजेपी के आते हैं तो बीजेपी लिख के आता है, तो ये मुझे पहले पता चल जाता है कि ये किसका कॉल आ रहा है। तो अब इतनी अवेयरनेस तो हमको भी रखनी होगी ना। ट्रू कॉलर जैसी कंपनी पे डिपेंड रहना पड़ेगा आम आदमी को। डिजिटल अरेस्ट पे क्या कहेंगे? डिजिटल अरेस्ट पे क्या कहेंगे? डिजिटल अरेस्ट के लिए तो सरकार इतना अब बताइए, वीडियो कॉल आप उठा लेंगे, आप बात करेंगे, तो क्यों फंसते हैं किसी ट्रैप में? अननोन कॉल आप सरकार में है, ये इस तरीके से आप नहीं बच सकते हैं, आपको इसके कदम उठाने होंगे। इस तरीके से आप नहीं बच सकते हैं कि हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। पूरी जनता सरकार की तरफ देखती है ना। अभी आप ये देखिए, जो कीपैड लिए होते हैं उनके साथ 2-2, 3-3, 4-4 हजार के फ्रॉड होते हैं, उनका कैसा है? अरे नहीं श्वेता जी, आप जानकारी चाहिए। यही समस्या है। जब वोट लेने के लिए नेता पहुंचते हैं तब ये नहीं बातें कही जाती हैं कि भाई आप ही उठाते हैं, ये इस तरह की बातें नहीं। लेकिन सवाल ये मैडम, आम आदमी की मेहनत की कमाई जब जाती है तो उसका शायद दर्द बहुत समझ पाना, शायद मुझे लगता है समझने की जरूरत है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि उसको समझने की जरूरत है बहुत गहराई से, इसकी मेहनत की कमाई जाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, श्वेता दुबे जी, सुभाष द्विवेदी जी, अशोक द्विवेदी जी, रामाशय आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक त्रिपाठी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साइबर का महाजाल फैला हुआ है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मजबूत कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया जिससे आम आदमी की, मजलूम आदमी की मेहनत की कमाई कम से कम बच सके। लोगों को लालच देकर लूटा जा रहा है, लोगों को कॉल करके लूटा जा रहा है, लोगों को लिंक भेजकर उन्हें ठगी का शिकार बनाया जा रहा है, और सब एक मोबाइल फोन। आसान है, लेकिन कौन करेगा, कौन कदम उठाएगा, इन अटैक से कैसे बचा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल जनहित में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।